हेलो फ्रेंड्स, आज हम मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं, यह क्या होती है। फ्रेंड, मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू ए टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। फ्रेंड, जो कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है उसको बोलते हैं मार्केट कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्रेंड, अभी जो आउटस्टैंडिंग शेयर क्या हुए कि कंपनी ने अभी तक जो टोटल शेयर इशू किए हैं वो होते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर। जैसे फ्रेंड, मान लीजिए कोई प्लॉट है, उसको हमने 50 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा किसी के पास है, एक हिस्सा किसी के पास है, एक हिस्सा किसी के पास है, तो इसके क्या हो गए 50 शेयर। ऐसे ही फ्रेंड कंपनी अपने शेयर को डिवाइड कर देती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर दिए टोटल शेयर, किसी ने 2 लाख जो प्रमोटर के शेयर होंगे उनको भी मिला के, और जो टोटल इशू किए हैं, मान लीजिए कंपनी के टोटल शेयर हैं 1 लाख और उसने इशू कर दिए हैं 10,000 और बाकी के 90,000 प्रमोटर के पास है, जहां उनके एम्प्लॉय के पास है, जहां रिस्ट्रिक्टेड शेयर है जो एम्प्लॉय बेच नहीं सकते। तो जो टोटल शेयर होंगे उनको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग शेयर। तो इनकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको बोलते हैं मार्केट कैप। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मान लीजिए फ्रेंड कोई कंपनी एक्स है और उसके शेयर का प्राइस है 100 रुपीज और उसने कितने शेयर इशू किए हैं 1000, तो उसकी जो मार्केट कैप होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर का प्राइस। अभी एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर है 1000, तो उसकी जो टोटल मार्केट कैप होगी वो होगी 1000 शेयर इंटू ₹100, दैट इज 1 लाख रुपीज। अभी यदि उसने मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू किए होते, टोटल जो आउटस्टैंडिंग शेयर है, सॉरी इशू नहीं, आउटस्टैंडिंग शेयर है, मान लीजिए उसके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 1 लाख है और उसकी एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, तो उसका मार्केट कैप कितना हो जाता 100 लाख, अदरवर्ड्स 1 करोड़। ठीक है फ्रेंड, तो मार्केट कैप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फ्रेंड, क्या यह कांस्टेंट रहता है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड, क्योंकि हमें पता ही है कि कंपनी के शेयर का प्राइस हर टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। मान लीजिए आज किसी शेयर का प्राइस है 100, कल उसका 95 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी के शेयर का प्राइस चेंज होगा उसके मार्केट कैप भी चेंज होता जाएगा फ्रेंड, क्योंकि फार्मूले में शेयर का प्राइस जब वो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मार्केट कैप भी चेंज होता रहता है। कभी कभी किसी कंपनी का मार्केट कैप होता है 1 लाख और यदि आप 1 लाख करोड़ मान लीजिए, तो और कभी कभी उसका आप 1 साल बाद देखते हैं कई कंपनियों का तो हो जाता है 1 लाख का 5 लाख करोड़ और किसी कंपनी का रह जाता है 10,000 करोड़। जैसे फ्रेंड पेटीएम कंपनी आई थी, उसका जो स्टार्टिंग में मार्केट कैप था, उसका शेयर का प्राइस आईपीओ प्राइस अराउंड 2000 था और उसके जो मार्केट कैप था 1 लाख करोड़ से ज्यादा का था पेटीएम का, पर अभी उसके शेयर का प्राइस 950 से 100 के बीच चल रहा है, सॉरी 1000 के बीच चल रहा है। तो अभी उसका मार्केट कैप कितना रह गया है, 1 लाख से कम रह गया है, माइनस 1 लाख से कम है, उसका 1 लाख करोड़ से कम है अभी उसका मार्केट कैप। तो जो है वेरी करता रहता है, जैसे जैसे शेयर का प्राइस कम होता है या बढ़ता है। यदि बढ़ेगा तो उसका मार्केट कैप बढ़ेगा और यदि कम होगा तो उसका मार्केट प्राइस कम होता रहेगा। अभी देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, इसकी क्या वैल्यू है। देखिए फ्रेंड, इसकी इंपॉर्टेंस से पहले हम देख लेते हैं इसको मार्केट कैप के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कंपनियों को। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप कंपनीज आर कैटेगराइज इनटू लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। फ्रेंड, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। फ्रेंड, पहले जो लार्ज कैप कंपनी होती थी उनका जो मार्केट कैप माना जाता था वो माना था 75,000 करोड़ प्लस का,
और जो मिड कैप होती थी उनका मानते थे 13,000 से लेके 75,000 करोड़ के बीच, जिनका मार्केट कैप होता था उनको मिड कैप कंपनी माना जाता था। और स्मॉल कैप जिनका मार्केट कैप 13,000 करोड़ से कम का होता था। और अभी फ्रेंड नई डेफिनेशन आ गई है, जो टॉप 100 कंपनी होगी जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा, टॉप 100 1 से लेके 100 तक, उनको मानेंगे लार्ज कैप। और 100 से लेके 101 से लेके 250 तक जो कंपनी होगी जिनका मार्केट कैप होगा उनको मानेंगे हम मिड कैप। और जो स्मॉल कैप होंगी उनका जो 250 कंपनी के बाद जो कंपनी आएंगी उनको मानते हैं हम स्मॉल कैप। फ्रेंड अभी मार्केट कैप का हमें फायदा क्या होता है कि इसको क्यों एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है। फ्रेंड देखिए, जो लार्ज कैप मानी जाती है वो उनको कम रिस्क वाली मानी जाती है, दैट इज सबसे कम रिस्की, लेस रिस्की, कंजर्वेटिव जो ट्रेडर होते हैं वो इनमें निवेश करते हैं। और जो मिड कैप है वो मॉडरेट रिस्क माना जाता है और इसमें मॉडरेट ही हमें रिटर्न्स मिलते हैं। और जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो हाई रिस्की एंड हाई रिटर्न देने वाली होती है। अभी ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, देखिए जो लार्ज कैप कंपनी है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है और उनके कस्टमर भी बहुत ज्यादा होते हैं। यदि उनमें 1-2 कस्टमर कम हो जाए, जिनके ऑर्डर मिलने बंद हो जाए, तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई कंपनी जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है और उसका कोई 10,000 करोड़ का कस्टमर खत्म हो गया, तो ऐसी कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास पहले से बहुत ऑर्डर होंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस लार्ज कैप कंपनी को। और यदि कोई 10,000 करोड़ का नया ऑर्डर मिल गया वो भी इनको कोई खास फर्क नहीं डालेगा। पर जो स्मॉल कैप कंपनी होगी, मान लीजिए कोई स्मॉल कैप कंपनी का 1 साल का रिवेन्यू है 5,000 करोड़ का और उसका कोई 3,000 करोड़ का कस्टमर खत्म हो गया, या उसको ऑर्डर देना बंद कर गया, उसने चेंज कर लिया अपना सप्लायर, तो देखिए 5,000 करोड़ उसका रेवेन्यू है पर 3,000 करोड़ चला गया तो उसको कितना फर्क पड़ जाएगा। और इसी तरह से यदि उसको कोई 3,000 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गया तो वो भी उसके रेवेन्यू में काफी ज्यादा फर्क डालेगा। तो इसीलिए जो स्मॉल कैप कंपनी है वो हाई रिस्की और हाई रिटर्न देने वाली मानी जाती है, क्योंकि यदि उनका कोई बड़ा सा ऑर्डर देने वाली कंपनी चली गई तो उनके परफॉर्मेंस पे काफी फर्क पड़ेगा और यदि कोई ऐड होगी तो उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कंपनी का मार्केट कैप का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।